अच्छा जी, मजीद अब आगे चलते हैं यहाँ से। तो यहाँ से ये चीज तो क्लियर होगी कि ए क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, क्योंकि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? ड्यू टू देयर डायरेक्शंस, ड्यू टू देयर ऑपोजिट डायरेक्शंस। अलबत्ता इनके मैग्नीट्यूड्स आपस में इक्वल हैं। क्यों मैग्नीट्यूड्स आपस में इक्वल हैं? ये आपके सामने ही है बिल्कुल। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी के अगर मैग्नीट्यूड की बात करें, यहाँ पे मैं चल लिख भी देता हूं। अगर सिर्फ ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड की बात की जाए तो ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ये होगा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा। और अगर बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड की बात हो तो अब हो जाएगा बी ए साइन थीटा। तो ये लिखा बी ए साइन थीटा। वंस अगेन देखें, ए बी, ए क्रॉस बी में भी तमाम वेरिएबल सेम है, यानी जो तमाम वेरिएबल्स ए क्रॉस बी में है ए बी साइन थीटा, वही तमाम वेरिएबल्स बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड में भी हैं। ठीक है, तो जब वेरिएबल सारे सेम है तो फिर इसका मतलब है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के मैग्नीट्यूड्स आपस में सेम हुए। ठीक हो गया? अच्छा, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, अब मैं साफ करने वाला हूं पूरा बोर्ड। हरी अप हरी अप हरी अप। अब चलते हैं आगे सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ, कि अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा। हाँ जी, कर दूं साफ? यस सर। ओके। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी, परपेंडिकुलर वेक्टर्स। अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो अब क्या होगा, देखें। इफ वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, ये परपेंडिकुलर का साइन है। अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है तो डेफिनेटली एंगल कितना होगा इनके दरमियान? देन 90 डिग्री। यस, देन थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो अब क्या बनेगा? ए क्रॉस बी। नाउ इन दिस केस ए क्रॉस बी विल बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 90 इंटू एन कैप। इस एन कैप को नहीं भूलना। अगर एन कैप ना लगाया, इसे अगर मैं छुपा दूं, तो अब तो ये मैग्नीट्यूड है, अब तो ये स्केलर बन जाएगा, अब ये वेक्टर रहेगा ही नहीं। हालांकि ए क्रॉस बी तो वेक्टर होता है, इसलिए ये एन कैप लाजमी लगाना है। ठीक है, वरना मार्क्स कट जाएंगे। अच्छा, अब अगले स्टेप में क्या बनेगा? ए बी और साइन 90 क्या होता है? 1 साथ एन कैप, एंड दैट विल बी इक्वल टू ए बी एन कैप। ठीक हो गया? इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा। मैग्नीट्यूड अभी देखें, अगर सिर्फ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर मैं यहां से लिखूं, दिस इंप्लाइज दैट ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड में क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड में सिर्फ ए और बी आ जाएगा, यानी यूनिट वेक्टर गायब हो जाएगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, वैसे भी अगर फिर भी नहीं समझ आती तो ये देख लें, शायद इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाए। ये दोनों साइडों पे मैग्नीट्यूड मैंने अप्लाई कर दिया, यहां भी और यहां भी। अब अगले स्टेप में क्या बनेगा? अगले स्टेप में बनेगा ए बी। ए बी तो पहले ही मैग्नीट्यूड था, वो बाहर आ जाएगा। बाकी बचेगा एन कैप का मैग्नीट्यूड, और एन कैप यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है, पहले हम पढ़ चुके हैं। और अगले स्टेप में क्या बन जाएगा? ए बी। ठीक है, इसलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया था। तो अब देखें, अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब है कि वेक्टर्स को मैग्नीट्यूड क्या आ गया? वेक्टर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आ गया, यानी ए और बी के मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट के इक्वल आ गया। ठीक है, लेकिन अगर वेक्टर वेक्टर का एंगल जो है 90 से जैसे ही चेंज होगा, कम होगा एंगल ए और बी के दरमियान, अगर एंगल 90 से कम हो या ज्यादा हो, दोनों सूरतों में मैग्नीट्यूड चेंज होना शुरू हो जाता है। किस तरह चेंज होता है, चलें इसका भी मैं प्रूफ यहीं पे आपको दे देता हूं। देखिएगा जरा, अगर मैं एंगल ले लेता हूं, सपोज करें एंगल में 60 डिग्री ले लेता हूं, अब जरा देखना मैग्नीट्यूड क्या बनेगा। ये मैंने लिख दिया, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, चलें ले लेते हैं, 30 से कैलकुलेशन आसान होगी। तो अब ये क्या बनेगा? अब ए क्रॉस बी जो है दैट विल बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 30 डिग्री इंटू एन कैप, इंटू एन कैप। और साइन 30 क्या होता है? साइन 30 तो होता है 1/2, 1/2 इंटू एन कैप, जिसको अगले स्टेप में लिखेंगे ए बी डिवाइडेड बाई 2 इंटू
एन कैप, ये क्या आया ए क्रॉस बी। और अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड करें तो ये कैलकुलेशन आपके सामने है पूरी, इसी को यूज करके आप डायरेक्ट में लिख रहा हूं। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या बनता है, वो बनता है ए बी डिवाइडेड बाई 2। देखें जब एंगल 90 था तो मैग्नीट्यूड था ए बी, और जब एंगल बना 30 डिग्री तो अब मैग्नीट्यूड बन रहा है ए बी डिवाइडेड बाई 2, यानी मैग्नीट्यूड आधा हो गया अब 30 डिग्री के एंगल पे। तो इसी तरह 90 के अलावा कोई भी एंगल होगा, एंगल जैसे ही 90 से कम हो या ज्यादा हो, दोनों सूरतों में मैग्नीट्यूड कम होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। और यही चीज मैं यहां पे लिख देता हूं, दिस इंप्लाइज इफ vector A is perpendicular to B, then magnitude of their cross product is maximum. Magnitude of their cross product is maximum. जी, कोई मसला अब यहां पे? यस, एनी प्रॉब्लम? नो सर, क्लियर है। क्लियर है। अच्छा, मजीद आगे चलते हैं। अब ये तो थे पर्टिकुलर वेक्टर्स। अब अगर यूनिट वेक्टर्स की तरफ आ जाएं तो यूनिट वेक्टर्स के केस में क्या हो जाएगा? देखें, ये तो थे पर्टिकुलर वेक्टर्स ए और बी जो कि परपेंडिकुलर थे। अब अगर मैं यूनिट वेक्टर्स की बात करूं तो हमें पता है तीनों यूनिट वेक्टर्स आई जे के एक दूसरे के परपेंडिकुलर ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि आई जो है वो एक्स एक्सिस के अलोंग है, जे वाई एक्सिस के अलोंग है, के जेड एक्सिस के अलोंग है, तो लिहाजा तीनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर हुए, तीनों यूनिट वेक्टर्स। तो अब अगर मैं इन्हीं यूनिट वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट लेनी शुरू कर दूं तो आई क्रॉस जे देखिएगा जरा क्या बनेगा। तो आई क्रॉस जे क्या बनता है? आई क्रॉस जे बनेगा आई का मैग्नीट्यूड वंस अगेन इनटू जे का मैग्नीट्यूड इनटू इसी के अकॉर्डिंग ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 90। तो आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो ये क्या बनेगा? साइन ऑफ 90। और अब आगे यूनिट वेक्टर लिखना है, जैसे यहां पे यूनिट वेक्टर लिखा एन कैप। मुझे बताएं यहां पे कौन सा यूनिट वेक्टर मैं लिखूं? के कैप। के कैप, वेरी गुड। किस तरह? सर क्योंकि वो इनसे परपेंडिकुलर है इन दोनों के। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, यहाँ पे मैं लिखा था, मैंने मिटा दिया, कि जो भी नया वेक्टर होगा ए क्रॉस ए और बी की क्रॉस प्रोडक्ट लेने से जो नया वेक्टर बनेगा वो ए और बी दोनों की परपेंडिकुलर होगा। तो अब जब आई और जे की जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो नया वेक्टर बनेगा वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। अब आई एक्स एक्सिस के अलोंग, जे वाई एक्सिस के अलोंग, तो कौन सा एक्सिस है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर है? तो वो जी एक्सिस है, और जी एक्सिस का यूनिट वेक्टर होता है के कैप, इसलिए यहां पे आगे लिखेंगे के कैप। ठीक हो गया? और अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखें आई का मैग्नीट्यूड 1, जे का मैग्नीट्यूड 1, साइन 91, और आगे के कैप ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि के कैप का मैग्नीट्यूड नहीं है, अब ये के कैप खुद वेक्टर है, ठीक है, तो उसको ऐसे ही लिखा। तो फाइनल आंसर क्या आया? फाइनल आंसर आया के कैप। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी आई और जे की क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो जो नया वेक्टर बनेगा वो के कैप बनेगा। ठीक है, अब यहीं से आपने, अब मैं बाकी यहां पे सॉल्व नहीं कर रहा, यहीं से अब मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे ही अगर आप लोगों ने अब मुझे बताने, जे और के की क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो अब क्या बनेगा? आई। आई कैप, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही अगर मैं के और आई की क्रॉस प्रोडक्ट लेता हूं तो क्या बनेगा? जी, जे। अब जे बनेगा। जे। यस, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जरा आप लोगों ने मुझे बताना है कि अगर मैं ये क्रॉस था, अब मुझे बताएं कि अगर मैं जे क्रॉस आई लिखता हूं तो अब क्या बनेगा? के। क्या बनेगा? के जी आमना, क्या बनेगा? माइनस के। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, माइनस के बनेगा। क्यों? करें एक्सप्लेन। सर वही डायरेक्शन वाली बात है, ऑपोजिट डायरेक्शन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। कि आई क्रॉस जे जो है, देखें हमें पता है कि आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे। अभी तो हमने पढ़ा था कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो ऐसे ही आई क्रॉस जे और जे क्रॉस आई एक दूसरे के ऑपोजिट होंगे।
अब अगर आई क्रॉस जे जो है वो के इक्वल है, तो जे क्रॉस आई फिर ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए अगर होनी है तो फिर माइनस के इक्वल हो जाएगा। ठीक हो गया? अच्छा, बिल्कुल इसी तरह, यस सर। बिल्कुल इसी तरह। अब ये मुझे बताएं के क्रॉस जे क्या होगा? माइनस आई। बिल्कुल ठीक। ऐसे ही आई क्रॉस के क्या हो जाएगा? माइनस जे। माइनस जे। यस, बिल्कुल ठीक है। ठीक हो गया? अच्छा, अब ये जो है ना आपके लिए याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। जरा एमसीक्यू जब आता है तो इतना टाइम तो नहीं होता कि कैलकुलेशन करने बैठ जाए। हालांकि कैलकुलेशन कोई लंबी नहीं है, लेकिन एट द स्पॉट अगर माइंड में ना आए तो याद रखने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं। देखें, एक साइकिल बनाई ऐसे, यहां पे लिखा आई, यहां लिखा जे, साइकिल, बिल्कुल साइकिल में एरोज लेने हैं, ठीक है, और यहां लिखा के। ठीक हो गया जी? अच्छा, अब जरा देखें, अगर आप इन साइकिल में चलें, साइकिल में चलेंगे ना जब भी, तो अगला यूनिट वेक्टर आ जाएगा, यानी आई क्रॉस जे जो है वो के इक्वल आ जाएगा। यही तो लिखा था, आई क्रॉस जे के इक्वल। ऐसे जे क्रॉस आई होगा तो अगला आ जाएगा आई। तो देखें, जे क्रॉस के जो है वो आई आ गया। ऐसे ही अगर के क्रॉस आई है तो नेक्स्ट आ जाएगा जे। तो देखें, के क्रॉस आई जे है। तो अगर साइकिल के अलोंग चलेंगे तो अगला यूनिट वेक्टर आ जाएगा। लेकिन अगर साइकिल के ऑपोजिट चलेंगे तो जो भी तीसरा यूनिट वेक्टर बचेगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। यानी अगर एरो के ऑपोजिट चलना है, देखिए अब जे क्रॉस आई, तो अब माइनस के आएगा। ठीक है, देख लें, जे क्रॉस आई माइनस के इक्वल। ऐसे ही अगर ये करना है आई क्रॉस के, तो अब माइनस जे आएगा। देखिए, आई क्रॉस के माइनस जे आ गया। क्लियर? आगे ये बात समझ? यस। सर आई क्रॉस जे माइनस के कैसे है? आई क्रॉस जे माइनस के क्या है? आपके सामने पूरी कैलकुलेशन हो सॉरी। चुकी है अभी। यस सर, अगर हम पहले इसको ले तो इसका जो सेकंड वाला होगा फिर वो ऑपोजिट साइन का होगा ना। जैसे अगर हमने पहले आई क्रॉस जे लिया तो वो के है। अगर हम पहले जे क्रॉस आई ले तो फिर वो के आ जाए तो उसका ऑपोजिट वाला माइनस के आ जाएगा। ये देखें, छोड़ें, मुझे समझ आ गई आप क्या पूछ रही हैं। देखें ये, अब ये वेरिएबल्स याद रखने हैं, जिन जिन एक्सेस को मैं नाम दे रहा हूं। ये है ब्लू वाला एक्स एक्सिस, ब्लैक वाला है वाई एक्सिस, और ये ग्रीन वाला जो है ये है जी एक्सिस। ठीक हो गया? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। साहब आपने जवाब देना है, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा? सर दोबारा बता दें। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये जी एक्सिस। अब मुझे बताएं इसका यूनिट वेक्टर क्या है? सर जे। हाँ हाँ, आई, एक्स का आई, वाई का जे, सॉरी जेड का सर, जे। एक्स का आई होगा। ये आई है, इसका क्या है? सर इसका जे। इसका सर इसका के होगा। इसका के है। अब जरा देखें, इसका आई, इसका जे। तो अब मैंने करना है आई क्रॉस जे। तो ये फिंगर्स को मैं कर्ल करूंगा आई से जे की तरफ। तो ये आई से जे की तरफ किया, तो थंब किस तरफ है? सर अपवर्ड डायरेक्शन में के की अपवर्ड। तरफ तो है। के की तरफ है, यही तो मैंने लिखा था, आई क्रॉस जे के आएगा। ओके सर, आगे क्लियर हो समझ? गया। जबकि जो ऑपोजिट डायरेक्शन है, यानी माइनस एक्स एक्सिस, उसका माइनस आई हो जाएगा। जो माइनस वाई एक्सिस है, मेरी तरफ आ रहा है, उसका माइनस जे हो जाएगा। और जो माइनस जी एक्सिस है, यानी जो नीचे जाएगा, उसका माइनस के हो जाएगा। समझ आ गई बात की अब? यस सर। हाँ, तो ये जो है ये ऐसे ही आते हैं, ये जैसे जिस तरह मर्जी कर लें। अच्छा जी, अब नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 3 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 3 है, उससे पहले ले लें स्क्रीनशॉट। हो गया? यस सर। ओके। अब कल जो है ना, आप लोगों को मैंने नेक्स्ट टॉपिक नहीं करवाना, टॉर्क मैंने स्टार्ट नहीं करवाना, क्योंकि वेक्टर का पोर्शन यहाँ पे अब खत्म हो जाता है। अब आगे इक्विलिब्रियम का पोर्शन स्टार्ट होगा। तो अब यहाँ तक जो हो चुके हैं इसकी मैंने करवानी है रिवीजन। उसके लिए मैं क्या करूँगा, एमसीक्यूज आप लोगों को आपके सामने रखूंगा, आपको सोचने के लिए टाइम दिया जाएगा, आप खुद दिमाग इस्तेमाल करें, फिर जहाँ जहाँ पे आपकी मिस्टेक्स होंगी वो मिस्टेक्स वहाँ पे मैं उनको ख़त्म करवाऊंगा, रिमूव करवाऊंगा। ठीक है? तो इसलिए अभी तक जितना भी पढ़ लिया है, इस सब को आपने कल तक अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है, ताकि कल इससे रिलेटेड जो है
कोई 15 20 30 एक MCQs हो जाएं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स इससे रिलेटेड क्लियर हों। कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर करने हैं। ये जहन से निकाल दें कि 2 साल के बाद जब एंट्री टेस्ट आएगा तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, नो, अभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें। बाद में कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, बाद में फिर रटे ही लगते हैं, ये मैं साफ बता रहा हूँ। इसलिए अभी साथ साथ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, फिर एंड में जो है बहुत आसानी रहेगी आपके लिए भी। इसलिए कल इससे रिलेटेड MCQs मैंने करवाने हैं। टॉपिक नेक्स्ट जो है फिर परसों इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट है अब प्रॉपर्टी नंबर 3। अगर वेक्टर्स पैरेलल हों तो क्या होगा? अभी हमने देखा अगर वेक्टर्स परपेंडिकुलर हों तो क्या होगा। अब हम देखते हैं अगर वेक्टर्स पैरेलल हों तो क्या होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी। बहुत आसान, अगर ए और बी पैरेलल हैं तो डेफिनेटली थीटा कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो 0. जाएगा। अब जरा देखें ए क्रॉस बी क्या बनेगा। नाउ ए क्रॉस बी दैट विल बी इक्वल टू ए बी साइन ऑफ 0 डिग्री और साथ में यूनिट वेक्टर। लेकिन हमें पता है कि साइन 0 क्या होता है, साइन 0 0 होता है। तो बना ए बी इंटू 0 इंटू एन कैप और मल्टीप्लाई होके सारा 0 खत्म। तो इसका मतलब है अगर वेक्टर पैरेलल हो तो उनकी क्रॉस प्रोडक्ट 0 के इक्वल आती है। ठीक है। अच्छा मजीद आप जरा देखिए, अब आप लोग मुझे बताएं फिर आई क्रॉस आई किसके इक्वल होगा? 0. 0। जे क्रॉस जे किसके इक्वल होगा? 0. बिल्कुल ठीक। के क्रॉस के? 0. 0। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अगर वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो तो क्या होगा। अच्छा वेक्टर्स अगर एंटी पैरेलल हो, अच्छा एक मिनट जरा देखिए बुक में जो यूज की गई है ना वर्डिंग, इसको नल वेक्टर कहा गया है। मैंने आपको पहले एक दफा बताया भी था नल वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो उसको नल वेक्टर कह दिया जाता है। कि वेक्टर को जब भी हम ऑपरेट करते हैं तो रिजल्टेंट क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो इसलिए इसको नल वेक्टर कह के ऐसे जरा बोल्ड फेस में लिखा हुआ है। इसी तरह ये सारे भी नल वेक्टर होंगे। ये MCQ में भी आए तो 0 ना कहिएगा। MCQ में भी आए कि अगर वेक्टर पैरेलल हो तो रिजल्टिंग क्वांटिटी क्या होगी, तो 0 नहीं कहनी, नल वेक्टर ही कहना है। क्यों? रीजन पहले मैंने आपको बताई भी थी कि अगर वेक्टर्स को हम ऑपरेट करते हैं आपस में बाय एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, तो रिजल्टिंग क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है। अब क्योंकि मैग्नीट्यूड तो 0 ही बन रहा है, मैग्नीट्यूड तो 0 बन रहा है, लेकिन क्योंकि दोनों ऑपरेट होने वाले वेक्टर्स थे इसलिए रिजल्टिंग क्वांटिटी क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी बननी है, तो इसको फिर हम कह देते हैं कि दिस इज नल वेक्टर। नल उसको ट्रेडिशनली बस एक वेक्टर ही कहा जाता है, हालांकि मैग्नीट्यूड उसका कोई नहीं होता, मैग्नीट्यूड 0 होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा अब आते हैं अगर वेक्टर्स एंटी पैरेलल हो तो अब क्या होगा। बहुत आसान, वेक्टर एंटी पैरेलल हो तब भी यही सारी सिचुएशन बनेगी, क्योंकि इफ थीटा इज 180 डिग्री, यानी वेक्टर्स अगर एंटी पैरेलल हो तो अब ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बी साइन 180। तो आंसर तो सेम ही आना है, आंसर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ना, फिर नल वेक्टर आ जाएगा क्योंकि साइन 180 0 होता है। सो वंस अगेन दिस इज अ नल वेक्टर, बोल्ड फेस में लिख दिया। ठीक है जी। इसीलिए आई क्रॉस माइनस आई, आई क्रॉस माइनस आई, ये भी क्या होगा, वंस अगेन नल वेक्टर होगा। ऐसे ही जे क्रॉस माइनस जे क्या होगा, जे क्रॉस माइनस जे, ये भी नल वेक्टर होगा। ऐसे के क्रॉस माइनस के नल वेक्टर होगा। क्लियर, कोई इशू तो नहीं है ना इसमें जी? No sir, clear है. ओके। अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4, कल मैंने आपको सिखाया था कि अगर डॉट प्रोडक्ट को हम अगर वेक्टर्स की अगर हम डॉट प्रोडक्ट लें इन टर्म्स ऑफ देयर कार्टेशियन कंपोनेंट्स तो क्या होगा। अब यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट ली जाए इन टर्म्स ऑफ देयर कार्टेशियन कंपोनेंट्स तो क्या होगा। देखें, यानी दो वेक्टर्स हैं, वंस अगेन वेक्टर ए है जिसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखा हुआ है ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जी के।
और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, इसको कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखते हैं तो बनेगा बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब अगर इनको मैंने इनकी क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है कंपोनेंट्स की फॉर्म में, कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेनी है तो क्या होगा, देखें ये मैंने लिखा ए क्रॉस बी, और अब बजाय इसके कि मैं पहले यहाँ पे वेक्टर ए लिखूं फिर क्रॉस लगाऊं फिर वेक्टर बी लिखूं पूरे का पूरा, मैं अब डायरेक्ट इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो पहले ए एक्स आई को बारी बारी तीनों के साथ मल्टीप्लाई करूंगा, फिर ए वाई जे को बारी बारी तीनों के साथ, फिर ए जेड के को बारी बारी तीनों के साथ। ठीक है, तो पहले देखें जरा, ए एक्स आई को बारी बारी तीनों के साथ कर रहा हूं तो क्या लिखूंगा, ए एक्स बी एक्स, और यहां पे लिखूंगा आई क्रॉस आई, फिर लिखूंगा प्लस, और फिर ए एक्स बी वाई आई क्रॉस जे, ए एक्स बी वाई, और ये लिखा आई क्रॉस जे, फिर आगे प्लस का साइन, फिर ए एक्स बी जेड आई क्रॉस के, तो ये लिखा जी ए एक्स बी जेड, और ये लिखा आई क्रॉस के। ठीक है, फिर प्लस का साइन, अब बारी है ए वाई जे की, उसको बारी बारी तीनों के साथ मल्टीप्लाई करना है तो अब लिखूंगा ए जेड बी एक्स, और क्या लिखूंगा जी, अब लिखूंगा जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, फिर प्लस का साइन, फिर ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, ए वाई बी वाई जे क्रॉस जे, उसके बाद ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, प्लस के साइन के बाद ए वाई बी जेड जे क्रॉस के, फिर प्लस का साइन, अब इसकी बारी ए जेड के की, इसको बारी बारी तीनों के साथ, तो ए जेड बी एक्स के क्रॉस आई, प्लस का साइन, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, ए जेड बी वाई के क्रॉस जे, और आखिर में ए जेड बी जेड के क्रॉस के, प्लस के साइन के बाद ए जेड बी जेड के क्रॉस के। अब जरा मुझे एक सवाल का जवाब तो दें, आमना के अलावा कोई और, कि ये जो मैंने क्रॉस के साइंस जो हैं ये यूनिट वेक्टर्स के दरमियान क्यों डाले हुए हैं, ये ए एक्स बी एक्स के दरमियान क्यों नहीं डाल दिया, ए एक्स बी वाई के दरमियान, ए एक्स बी जेड के दरमियान, इनके दरमियान क्रॉस का साइन क्यों नहीं डाला, आखिर यूनिट वेक्टर के दरमियान क्यों डाले हुए जी। हाँ जी, सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करें। क्वेश्चन मेरा ये है कि ये क्रॉस के जो साइंस हैं ये मैंने यूनिट वेक्टर्स के दरमियान डाले हैं, देखे यहाँ 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 यहाँ, यानी यूनिट वेक्टर्स के दरमियान। मैंने ए एक्स बी एक्स के दरमियान क्यों क्रॉस का साइन नहीं डाला, ए एक्स बी वाई के दरमियान क्यों नहीं डाला, ए एक्स बी जेड के दरमियान क्यों नहीं डाला, अप टू सो ऑन। सर क्योंकि ये magnitudes हैं मैग्नीट्यूड्स हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड्स हैं, ए एक्स बी एक्स ये तो मैग्नीट्यूड्स हैं, ये तो स्केलर्स हैं, जबकि ये आई 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 जे के ये सारे वेक्टर्स हैं, और हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ये प्रॉपर्टी है वेक्टर्स की, स्केलर्स की नहीं है, इसलिए वेक्टर्स के दरमियान ये क्रॉस या डॉट डालने पड़ेंगे। ठीक हो गया। अच्छा आप जरा मुझे इनके आंसर्स बताएं। नाउ दिस इज इक्वल टू आई क्रॉस आई का आंसर क्या होगा, अभी सीखे, जीरो लिखा हुआ है, ये सारे का सारा हो जाएगा खत्म, नल जीरो, नल वेक्टर। ठीक हो गया। ऐसे ही ये जे क्रॉस जे, जीरो, नल वेक्टर। ऐसे ही के क्रॉस के, नल वेक्टर, जीरो। ये तीन तो चले गए बीच में से, बाकी जो बचे अब उनको हम लिख लेते हैं। बाकी क्या क्या बचा है, बाकी है ए एक्स बी वाई, तो ये मैंने लिखा ए एक्स बी वाई, और जरा मुझे ये भी बता दें कि आई क्रॉस जे क्या आएगा, जल्दी से, अभी के। सीखे आपने वो जो मैंने पूरा साइकिल बना के दिखाया था, क्या आएगा, के आएगा, बिल्कुल ठीक है, के कैप, प्लस का साइन, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड, जरा बताएं आई क्रॉस के क्या आएगा, माइनस जे आएगा, वेरी गुड। तो ये ब्रैकेट में लिखा माइनस जे कैप। अच्छा फिर इसी तरह ए जेड बी एक्स, प्लस के साइन के बाद ए जेड बी एक्स, और अब जरा मुझे बताएं क्या आएगा, ये जे क्रॉस आई है, माइनस के आ जाएगा, बिल्कुल ठीक,
इसी तरह AYBZ प्लस के साइन के बाद, और J क्रॉस I है तो क्या आएगा? देख लें स्क्रीनशॉट देख लें जल्दी से। क्या I आ पूछा? जाएगा ना, I आ जाएगा, J क्रॉस के, J आई क्रॉस आएगा के सर। I आ जाएगा। ऐसे अब AZBX, J प्लस के साइन के बाद AZBX, जरा बताएं K क्रॉस I क्या आएगा? जे। जे। K क्रॉस I, ये आ जाएगा J, बिल्कुल ठीक। और इसके बाद आखिरी है प्लस AZBY, और ये क्या बनेगा? K क्रॉस J माइनस आई। माइनस I, बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी, अब तरतीब से बस लिख लें, जरा देखें। ये है AXBY और इसके साथ K है। I वाले कौन कौन से हैं? एक JI वाला है, एक JI वाला है। I वालों को आपस में कंबाइन कर दें, J वालों को आपस में कंबाइन कर दें, K वालों को आपस में कंबाइन कर दें। तो ये मैंने लिखा AYBZ, AYBZ, I कॉमन लेना ना इसमें से, इसमें से AYBZ माइनस AZBY, माइनस AZBY, और ये आ जाएगा I कैप कॉमन। ठीक हो गया जी। आगे प्लस का साइन डालते हैं। अब जरा देखें J वाले, ये J वाला है, ये J वाला है, तो लिखा जाएगा AZBX माइनस AXBZ। तो ये लिखा जी AZBX माइनस AX। सर इन दोनों में से पहले कोई भी लिख सकते हैं? बेहतर ये लिख तो कोई भी सकते हैं, लेकिन बेहतर है प्लस वाला लिखें ना, पहले प्लस वाला पहले लिखें, माइनस वाला बाद में लिखें, यही मैथमेटिकल अरेंजमेंट होती है। ओके सर। अच्छा, आगे फिर प्लस का साइन, और अब K वाले, तो K वाले कौन कौन से हैं? एक J है, एक J है, तो लिखें AXBY माइनस AZBX। ये लिखा जी AXBY माइनस AZBX, और ये आखिर में आ जाएगा K कैप। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें वेक्टर रेक्टेंगुलर फॉर्म में गिवन हो, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की फॉर्म में गिवन हो, जैसे ये हैं, तो हम उनकी क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। जैसे कल हमने सीखा था ना पहले कि अगर वेक्टर के दरमियान एंगल गिवन हो और वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स भी गिवन हो, तो डायरेक्टली A डॉट B इज इक्वल टू AB cos थीटा अप्लाई करके फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे एंगल गिवन नहीं होता था, तो फिर हम क्या करते थे? अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन होते थे, तो फिर यही मेथड हमने वहां पे अप्लाई किया था डॉट प्रोडक्ट के लिए। अब यही चीज यहाँ पे भी आ गई है कि अगर वेक्टर हमें वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स गिवन ना हो, उनके दरमियान एंगल गिवन ना हो, बल्कि उनको वो कंपोनेंट्स फॉर्म में गिवन हो, तो अब फिर क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अभी इससे भी आसान तरीका है, अब वो तरीका मैं बताने लगा हूं, तो वो भी यहीं पे पहले बता देता हूं, उसके बाद फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब वो तरीका कौन सा है? यहां से इधर आना है, ठीक है। अब वो तरीका कौन सा है? वो तरीका ये है कि A क्रॉस B, और यही तरीका आपने फ्यूचर में तमाम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए यूज भी करना है। ये तो बहुत लेंथी मेथड है, लेकिन जस्ट आपको समझाना था, आपको इक्वेट करके दिखाना था। देख लें दोनों से आंसर सेम आ रहा है। तो अब देखें A क्रॉस B, A क्रॉस B फाइंड करने के लिए ये डिटर्मिनेंट फॉर्म I J K, आपने 9th क्लास में मैट्रिसेस सीखे थे 2x2 के, 2x2 ऑर्डर के, 2x2 ऑर्डर के जो मैट्रिसेस थे, आपने उनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने सीखे थे। अब ये यहाँ पे डिटर्मिनेंट लिख रहा हूं मैं 3x3 ऑर्डर का। ठीक है, तो देखें कैसे लिखा जाएगा। आई A क्रॉस B, तो ऊपर लिखना है I J के, अब नीचे पहले A लिखा है, तो वेक्टर A के कंपोनेंट्स इधर लिखने हैं। अब वेक्टर A के कंपोनेंट्स क्या हैं? AX AY AZ, तो ये मैंने लिखा इसके नीचे AX, ये लिखा जी AY, और ये लिखा AZ। इसके बाद B है, तो अब नीचे वेक्टर B के कंपोनेंट्स लिखें, जो कि है BX BY BZ। तो ये मैंने लिख दिया BX, ये लिखा BY, और ये लिखा BZ, और ये डाल दिया डिटर्मिनेंट का साइन। अब स्पेस तो मेरे पास बची नहीं इसको एक्सपेंड करने के लिए। फिर लेने स्क्रीनशॉट, फिर वहां से मिटा के मैं करके दिखाता हूँ आपको। जल्दी करें, जल्दी, हरी अप, टाइम भी खत्म होने वाला मीटिंग का। यस सर, हो गया। हो गया स्क्रीनशॉट? यस सर। ओके, अब मैं यहां से इसको मिटाता हूं फिर। तो देखें फिर, अब एक्सपेंड करने का तरीका क्या होगा? एक्सपेंड करने का तरीका ये है, बाय फर्स्ट रो इसको मैं एक्सपेंड कर रहा हूं।
तो पहले मैं लिखूंगा आई, ये देखें दिस इज इक्वल टू आई कैप, आई कैप लिखा, ब्रैकेट डाली। अब देखें आई वाली रो भी आपने पूरी छोड़ देनी है, आई वाला कॉलम भी पूरा छोड़ देना है। बाकी क्या बचा, बाकी बचा ए वाई ए जेड बी वाई बी जेड। अब ये तो 2x2 ऑर्डर का बनेगा ना बाकी, और 2x2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट तो आपको फाइंड करना आता है, आपने 9th क्लास में सीख लिया था। तो ये क्या होगा, ये बनेगा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। तो ये मैंने लिखा ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। आगे लगाना है फिर माइनस का साइन, अब प्लस का साइन नहीं, माइनस का साइन। यहां पे लिखा जे कैप। अब क्या करना है, अब क्योंकि जे कैप यूज हो रहा है तो इसकी पूरी रो भी छोड़ देनी है, इसका पूरा कॉलम भी छोड़ देना है। बाकी बचेगा ए एक्स ए जेड बी एक्स बी जेड। तो फाइंड कर लें डिटर्मिनेंट, ये बनता है ए एक्स बी जेड माइनस ए एक्स ए जेड। तो ये लिखा ब्रैकेट में ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स। ठीक है, अब आगे प्लस का साइन लगाना है, तरतीब का ख्याल रखना है, प्लस माइनस प्लस। ऐसा क्यों है, ये जब फर्स्ट ईयर की मैथ का चैप्टर नंबर 3 जो जो इंजीनियरिंग वाले पढ़ेंगे तो उन्हें इसकी रीजन पता चल जाएगी। अब मेडिकल वालों को ये इसकी रीजन मैं यहाँ पे नहीं बता सकता, डिटेल है इसमें। अच्छा, अब आगे प्लस का साइन है, अब प्लस का साइन और अब है के कैप, के कैप। तो अब वंस अगेन के कैप का कॉलम भी छोड़ देना है, इसकी रो भी छोड़ देनी है। बाकी बचता है ए एक्स ए वाई बी एक्स बी वाई। तो एक्सपेंड करेंगे तो बनेगा ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो यह लिखा मैंने ए एक्स बी वाई माइनस ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई माइनस बी एक्स ए वाई। ठीक हो गया, बस अब तरतीब से लिख लें। यह लिखा मैंने ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। ठीक हो गया, और यहां पे लिखा आई कैप। आगे प्लस का साइन, क्योंकि ये माइनस अंदर में मल्टीप्लाई करने वाला हूं तो इधर प्लस आ जाएगा। तो जब माइनस मल्टीप्लाई करूंगा तो बनेगा ए जेड बी एक्स पहले आ जाएगा, ए जेड बी एक्स, और इसके साथ माइनस आ जाएगा। तो ये लिखा माइनस ए एक्स बी जेड सॉरी, और बाहर आ जाएगा जे कैप। ठीक है, और ये प्लस का साइन, और फिर ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई इंटू के कैप। ठीक है, तो ये इस तरीके से भी इसको एक्सपेंड किया जा सकता है। अब कंपेयर करके देख लें, सही किया है मैंने। तो देखें ए वाई बी जेड सर, ये माइनस, जे वाला समझ नहीं आया। जे वाला समझ नहीं आया, सिंपली इसकी रो छोड़ देनी है, इसका कॉलम छोड़ देना है, तो बाकी ये बचेंगे ये वाले। नो सर, जो आपने लिखा है ना, ये समझ नहीं आया। वो भी तो लिखा ही है, ये जी सर, जो अभी लिखा है ये माइनस को ये मल्टीप्लाई किया वाला। ना, माइनस जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये बना ए जेड बी एक्स, जबकि ये माइनस प्लस के साथ मिलके माइनस हो जाएगा। ठीक है, ओके। अच्छा अब कंपेयर करें, ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई। तो ए वाई बी जेड माइनस ए जेड बी वाई ठीक लिखा हुआ है। फिर था ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड। तो ए जेड बी एक्स माइनस ए एक्स बी जेड ठीक आया। अच्छा, यहाँ पे क्या है, ए एक्स बी वाई माइनस ए जेड बी एक्स, ए एक्स बी वाई बी एक्स ए वाई। इसका मतलब वहां पे मैंने कोई मिस्टेक कर दी है, ए एक्स बी वाई बी एक्स, हाँ यहाँ पे देखें ए वाई आ रहा है ना, और यहाँ पे मैंने ए जेड लिख दी है। ये ऊपर मल्टीप्लाई करते वक्त मैंने कोई मिस्टेक कर दी है, आप लोग अब देख लीजिएगा। फिर ये यहाँ पे कोई मैंने मिस्टेक की हुई है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन ये वो जल्दी जल्दी में हो गया, तो अब देख लीजिएगा ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है वो भी ठीक है, वो मल्टीप्लाई में कोई मतलब दो नंबर्स को मैंने गलत मल्टीप्लाई कर दी है। ठीक हो गया, अब इसका ले लें स्क्रीनशॉट जल्दी से, हरी अप। हो गया